हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, सीजी टेट एवं सी टेट के लिए मैथ्स पेडागोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अक्सर प्रीवियस ईयर में देखने को मिले होंगे। दोस्तों, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, चाहे आपका शिक्षक भर्ती हो, सीजी टेट हो, सी टेट हो, कोई से भी एग्जाम हो, मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज का यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल नोट करते चलिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इन्हीं क्वेश्चन में से आपको आगामी एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। तो आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आपका सीजी टेट में तो पूछा ही गया है, इसी के साथ साथ इनमें से कई क्वेश्चन आपका सीजी टेट के साथ साथ सी टेट में भी रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आपके लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। ऑप्शन नंबर ए है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि, या फिर ये सभी हैं। तो देखिए, गणित शिक्षण को सीखने के लिए कौन कौन सा मुख्य विधि हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, व्याख्यान विधि। हमें केवल उसको रटना है और उसको ज्यों का त्यों उसकी व्याख्या करना है। तो गणित जो है इस विधि पर आधारित नहीं होती। अब देखिए, अगर आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपका ऑप्शन तो पहले से कैंसिल हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या आता है दोस्तों, प्रदर्शन विधि। तो हमें केवल और केवल प्रदर्शन नहीं करना, ठीक है, ये उसका मुख्य विधि नहीं होगा गणित सीखने का। अब देखिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, आपका आगमन और निगमन विधि। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर। अब देखिए, आगमन विधि क्या होता है दोस्तों, जिसमें हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, वो हो जाता है आपका आगमन विधि। अब देखिए, उसके बाद दूसरा में क्या दिया है, निगमन विधि। निगमन में क्या आ रहा है दोस्तों, नी आ रहा है। नी मतलब नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, निगमन विधि में हम चलते हैं नियम से उदाहरण की ओर, ये हो जाता है दोस्तों आपका निगमन विधि, या फिर इसी को सामान्य से विशिष्ट की ओर भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ दोस्तों, आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में हमने पूरा डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के ये मैथ्स पेडागोजी का ये सेक्शन जरूर देखिएगा। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आप चाहो तो इसको टेस्ट के रूप में भी ले सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है, निम्न में से तर्क प्रधान विधि कौन सा है, ये हमें बताना है। अब देखिए, तर्क प्रधान विधि, तर्क विधि। तो देखिए, तर्क विधि कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका खोज विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, या फिर विश्लेषण विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड का। तो आपका तर्क प्रधान विधि हो जाएगा दोस्तों विश्लेषण विधि। अब देखिए, विश्लेषण विधि क्या होता है, ये मुख्यतः रेखागणित शिक्षण में उपयोग होता है। जो विश्लेषण विधि होता है ये मुख्यतः रेखागणित में उपयोग होता है। ठीक है, अब देखिए, इस विधि में हम अज्ञात से तर्क करते हैं। ठीक है, इसमें हम अज्ञात से तर्क करते करते ज्ञात तक पहुंचते हैं, वो हो जाता है आपका विश्लेषण विधि। तो तर्क प्रधान विधि कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका विश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है कि पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि महत्व नहीं है, हमें निगेटिव चीज पूछा गया है। तो कौन सा महत्व नहीं होगा, घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, या फिर नौकरी पाने हेतु। तो देखिए क्या बोला है कि पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व नहीं है। हमें अंक गणित जो है किस चीज को महत्व नहीं देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ किस चीज को महत्व नहीं देने के लिए पढ़ाया जाता है दोस्तों। तो देखिए, अंक गणित का काम घरेलू कार्य में अंक गणित यूज होता है। अगर हम कोई सा भी घरेलू कार्य करते हैं, जैसे कि आप
बाजार से सब्जी खरीदने गए तो आपने कितना किलो आलू खरीदा, कितना किलो टमाटर खरीदा, मतलब इन सभी में अंक गणित यूज होता है। ठीक उसी प्रकार मजदूरी व व्यवसाय में भी अंक गणित का यूज होगा कि मजदूरी का इतना दिहाड़ी अभी चल रहा है, ठीक है, 1 महीने काम किया तो मेरा टोटल इतना पेमेंट बन गया, मतलब मजदूरी में भी कहीं ना कहीं अंक गणित का यूज होता है। अब उसके बाद व्यवहारिक उपयोग हेतु व्यवहार में भी अंक गणित का यूज होता है। लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें शिक्षण का महत्व तो नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि आपको अंक गणित केवल और केवल नौकरी पाने के लिए पढ़ना है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके सीटेट एग्जाम में, तो हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, गणित को पाठ्यक्रम में मुख्य स्थान देने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, ऑप्शन है आपका बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने में, बच्चों का सामाजिकरण करने में, या फिर बच्चों का चरित्र विकास करने में, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमें बोल क्या रहा है कि गणित को पाठ्यक्रम में मुख्य स्थान देने का मुख्य कारण क्या है। जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें गणित को मुख्य स्थान दिया गया है, और क्यों दिया गया है, क्या कारण है उसका। तो देखिए, बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने में, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव टैग वर्ड में आ जाएगा दोस्तों, तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना। ठीक है, तो ये तो आपका होगा ही होगा। बच्चों का सामाजिकरण करने के लिए, ताकि गणित को अगर हम व्यवहारिक दृष्टिकोण में लाते हैं तो बच्चे का जो है सामाजिकरण बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। एवं बच्चों का चरित्र विकास करने में, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा। ये तीनों तो होगा नहीं, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस पॉइंट को आप बिल्कुल आप नोट करके रखिए। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण होता है। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया का सबसे अंतिम चरण क्या होता है दोस्तों, सबसे आखिरी चरण क्या होता है, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए, मूल्यांकन है, उसके बाद क्या दिया है, अधिगम है, उद्देश्य है, या फिर अनुदेशावाद है। ठीक है, तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है। देखिए, हमारा जो अधिगम है मतलब सीखना है, वो तो प्रारंभिक चरण में आएगा। उसके बाद उद्देश्य कि किस उद्देश्य से हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी हमारा कहीं ना कहीं प्रारंभिक चरण में ही आ जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें एक ऑप्शन दिया है मूल्यांकन। तो हम किसी भी बच्चे का मूल्यांकन तभी लेते हैं ताकि अगर हमें लगे कि वो बच्चा अब पूर्ण रूप से सीख चुका है, तभी हम उसका मूल्यांकन लेते हैं, उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए। ठीक है, तो ये शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण में आ जाता है दोस्तों मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, मन की भाषा, या फिर शक्तिशालियों की शक्ति, या फिर मस्तिष्क का विकास। देखिए आपका सी टेट में भी कई बार पूछा गया है और सीजी टेट 2014 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए गणित को क्या कहा जाता है, तो विद्यार्थियों का दुश्मन। ये तो हम कभी नहीं कह सकते कि गणित जो है विद्यार्थियों का दुश्मन होता है, इससे कोई भी बच्चा और गणित सीखने में रुचि नहीं लेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन तो होगा नहीं। उसके बाद मन की भाषा, तो ऐसा भी नहीं है कि गणित को हम सिर्फ और सिर्फ मन में ही पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए शक्तिशालियों की शक्ति, तो हमें केवल ये शक्तिशालियों का या फिर ये कमजोर वर्ग के लिए होता है कि ये शक्तिशाली वर्ग के लिए होता है गणित, हम ऐसा भी नहीं कह सकते। तो लास्ट में क्या दिया, देखिए ऑप्शन नंबर डी में मस्तिष्क का विकास। ठीक है, तो गणित को क्या कहा जाता है दोस्तों, गणित को कहा जाता है मस्तिष्क का विकास। मतलब हमारे दिमाग का, हमारे मस्तिष्क का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है अगर हम अच्छे से गणित सीखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको वन शॉट में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपने क्वेश्चन पढ़ा और सीधा सीधा आपको आंसर मिल गया, बस आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था कौन सी है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम को निर्मित करने वाली संस्था कौन सी है, तो देखिए क्या दिया है ऑप्शन नंबर ए में काजरी जोधपुर, उसके बाद डाइट। ऑप्शन नंबर सी में दिया है राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया दोस्तों NCERT दिल्ली। ठीक है, तो आप में से सभी को पता होगा राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था कौन सी है, तो ये दोस्तों आपका NCERT दिल्ली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया है। तो देखिए मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में क्या दिया, चिन्हित करना, निर्णय लेना या फिर भूल खोजना, ठीक है, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए अगर हम किसी बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो ये किसका कार्य सूचक हो जाता है दोस्तों, ये होता है हमारा देखिए चिन्हित करना। अब देखिए कौन सा बच्चा जो है किस वर्ग में है, कौन सा बच्चा कमजोर है, कौन सा बच्चा ज़्यादा होशियार है, ये हम चिन्हित कर सकते हैं अगर हम किसी बच्चे का मूल्यांकन लेते हैं तो, ठीक है। उसके बाद निर्णय लेना, ये भी एक आपका कहीं ना कहीं सही हो जाएगा, ठीक है, कि अगर कोई बच्चा कमजोर है तो हम यह निर्णय ले सकते हैं कि उसको और अधिक सिखाने की जरूरत है, उसको और अधिक अधिगम की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद भूल खोजना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया दोस्तों, भूल खोजना। तो अगर हम मूल्यांकन लेते हैं तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा कि बच्चे कहाँ पास भूल कर रहा है, ठीक है, ताकि हम उसके द्वारा किए गए भूल को खोज कर उसको हम दूर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 9 कि दिया है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। देखिए सबसे पहले इसमें आप ध्यान देने वाली बात क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बोला है, ठीक है। गणित शिक्षण पर सर्वाधिक महत्व किस रूप में है, तो भौतिक में है, मानसिक में है, व्यावहारिक में है या फिर आध्यात्मिक में है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा व्यावहारिक, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर कोई अच्छे से गणित जान रहा है मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन होना निश्चित है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। जो वर्तमान में जो पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है उसमें क्या दोष है, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, विषयों में सहसंबंध का होना या फिर लचीलापन या फिर तर्क को बढ़ावा देना। तो देखिए दोस्तों वर्तमान में जो पाठ्यक्रम पर जो दोष है, जो हमारे वर्तमान में पाठ्यक्रम चल रहा है उनमें तो वैसे तो बहुत सारे दोष हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो देखिए पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, ठीक है, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर कि हम केवल और केवल पुस्तकीय ज्ञान पर ज़्यादा जोर देते हैं कि आप बस पुस्तक को रटिए, पुस्तक को ही समझिए, बाकी आपको व्यावहारिक ज्ञान से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार का ज्ञान बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो देखिए उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, विषयों में सहसंबंध का होना। तो देखिए अन्य विषय में आपस में अगर संबंध है तो इसमें बच्चों में काफ़ी रुचि होगा। अगर बच्चा एक विषय पढ़ लिया तो उसी से संबंधित अगर वो अगला विषय पढ़ता है और वो पढ़ाया पहले से पढ़ा गया विषय से अगर संबंधित है तो बच्चों को अपने आप रुचि आएगा। उसके बाद लचीलापन भी होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों अपने बच्चों के तर्क को बढ़ावा देना चाहिए पाठ्यक्रम जो है वो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। देखिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान प्रयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो पाठ्यक्रम है उसमें गणित शिक्षण अति महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधित जो व्यवहार होता है, ठीक है, जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह किस माध्यम से होता है। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है, गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, सोचने समझने के बाद निर्णय लेना या फिर समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए पहले ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए में गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना, ठीक है, हमें रटंत प्रणाली पर कभी भी जोर नहीं करना, ठीक है, प्रत्यास्मरण नहीं कराना। उसके बाद बी में क्या दिया है, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना। तो कहीं ना कहीं ये तो आपका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन देखिए इससे भी ज़्यादा सही कौन सा है देख लेते हैं हम पहले, सोचने समझने के बाद निर्णय लेना, ये भी आपका कहीं ना कहीं सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी को पहले हम पढ़ लेते हैं, क्या दिया है, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना, ठीक है। अगर समस्याओं को हल करने के लिए बच्चा खुद से उपयुक्त विधि का चयन कर लेता है, उपयुक्त सूत्र का चयन कर लेता है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि उस बच्चे को गणित बहुत अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। तो ये इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या दिया है,
कि गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। तो गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में किस भावना का नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है। तो देखिए आपका क्या दिया, तर्क शक्ति का, आत्मविश्वास का, ए एवं बी दोनों का, या फिर रटने का। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर कोई बच्चा गणित सीखता है तो उसमें कौन कौन सा भावना को नियंत्रण रखने का कौशल अपने आप विकसित हो जाता है, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए तर्क करने का भावना उसमें विकसित हो जाता है बच्चे में, अगर वो अच्छे से गणित सीख लेता है तो। और अगर वो बच्चा तर्क करने में निपुण हो जाता है तो उसमें आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी आपका सहायक शिक्षक भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है कि निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार के रूप में माना जाता है। तो देखिए विज्ञान विषयों के आधार के रूप में किसे माना जाता है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गणित को। ठीक है, विज्ञान विषयों के आधार के रूप में गणित को माना जाता है। या फिर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा विषय गणित विषयों के आधार के रूप में माना जाता है। तब के कंडीशन में हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान और गणित आपस में बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध रखते हैं। ठीक है, आप गणित के बिना विज्ञान नहीं सीख सकते और विज्ञान का भी गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए कक्षा में अगर हम छात्रों को गणित विषय सीखने के लिए अगर हमें प्रेरित करना है तो हमें कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए में छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना, सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, और हमारा लास्ट ऑप्शन हो जाएगा छात्रों द्वारा हल की गई समस्याओं में अधिक से अधिक कमी निकालना। तो देखिए हम बच्चों को प्रेरित कब के कंडीशन में कर सकते हैं, अगर हम उसको कठिन अभ्यास करवाएंगे तो बच्चा जो है उससे डीमोटिवेट होगा, वो कभी भी गणित में रुचि नहीं लेगा। ठीक है, ठीक उसके बाद हमें ये देखिए क्या दिया, सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना। तो कहीं ना कहीं हम सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, देखिए सभी बच्चों में सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, तो हम ज़्यादा अच्छा होगा कि हम बच्चों को उनके क्षमता के आधार पर ही शिक्षा देंगे। अब देखिए उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। यही जो है एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि अगर वो पढ़ा रहे हैं तो उनके पढ़ाने से छात्रों में आत्मविश्वास की भावना विकसित हो। और ये कब विकसित होगा, अगर आपके द्वारा पढ़ाया गया बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, तभी उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। देखिए तो उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, छात्रों द्वारा हल की गई समस्याओं में अधिक से अधिक कमी निकालना। ठीक है, हमें कभी भी बच्चों की बच्चे ने जो भी समस्या हल किया है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमी नहीं निकालना है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया है, गणित सभ्यता का दर्पण है, इस कथन में गणित की प्रकृति का कौन सा मूल्य झलकता है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया है, एक चीज आप समझिएगा, सभ्यता का दर्पण है। ठीक है, देखिए सभ्यता दिया है, सभ्यता मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, उसकी संस्कृति से रिलेटेड है। ठीक है, सभ्यता कहीं भी बोल दिया जाए तो सभ्यता किससे रिलेटेड होता है, संस्कृति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाकी को हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन उसकी संस्कृति मूल्य को प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि गणित मापन परिमाण तथा दिशा का खाली स्थान है। तो मैंने अभी आपको बताया था गणित और विज्ञान जो है आपस में सहसंबंध रखते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया दोस्तों, समाज, समूह, विज्ञान या फिर प्रयोग। तो गणित मापन जो है परिमाण तथा दिशा का विज्ञान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, तो कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 गणित की संरचना
एवं प्रकृति का एक गुण है। गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है अमूर्त होना, असंकेतित होना, अक्रम होना या फिर रसहीन होना। तो देखिए दोस्तों, कभी भी हमें इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है तो मैंने आपको बताया था कि आप एक चीज़ देखिएगा पॉजिटिव टैग वर्ड को और एक चीज़ आप देखिएगा निगेटिव टैग वर्ड को। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहीं से मिल जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो बहुत सारे आंसर आपको यही टैग वर्ड से ही भी मिल जाएंगे, क्योंकि टैग वर्ड से आपको पेडागोजी सेक्शन में सीडीपी हो गया या फिर पेडागोजी सेक्शन हो गया, आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ आपका टैग वर्ड से। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड और ये निगेटिव टैग वर्ड होता क्या है इसको भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के इसको जरूर देखिए। तो देखिए हम यहाँ पर चलते हैं, इसमें हम यूज करते हैं दोस्तों टैग वर्ड का, कि देखिए क्या बोला कि गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, असंकेतित होना। ठीक है, तो देखिए असंकेतित होना मतलब असंकेत होना। तो देखिए असंकेत मतलब हमें संकेतित होना क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका पॉजिटिव होगा। तो ये हमें क्या दिया है, असंकेतिक होना क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद देखिए अक्रम होना, अक्रम होना भी आपका कहीं ना कहीं निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। उसके बाद देखिए रसहीन होना, ठीक है, इसमें क्या दिया है रसहीन, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों हो गया आपका निगेटिव टैग वर्ड में आ गया। तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव टैग वर्ड क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए, और यही आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो आप इस प्रकार से भी टैग वर्ड का यूज करके भी आंसर निकाल सकते हो। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है, यह हमें पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला है कि माध्यमिक स्तर के बाद, अब देखिए माध्यमिक स्तर के बाद बच्चा किस में पहुंच जाता है दोस्तों, उच्च माध्यमिक में। ठीक है, माध्यमिक स्तर के बाद बच्चा कहाँ पहुंच जाता है, उच्च माध्यमिक में पहुंच जाता है। और उच्च माध्यमिक में बच्चा जो है कौन कौन से क्लास में होता है, आपका 11th-12th में। ठीक है, उच्च माध्यमिक में बच्चा 11th-12th में होता है। मतलब यहाँ से हमने ये समझ लिया कि ये कौन कौन से क्लास में होगा। ठीक है, तो ये बच्चा जो है 11th-12th में होगा। अब देखिए 11th-12th में गणित में क्या क्या सीखता है बच्चा, तो 11वीं और 12वीं में क्या क्या हम सीखते हैं गणित में, अवकलन करना, समाकलन करना और बीजगणित। ठीक है, देखिए हम अवकलन समाकलन को 11वीं 12वीं में सीखते हैं, और कोई से भी ऑप्शन में आपको अवकलन समाकलन नहीं दिया गया है तो आपका ऑप्शन नंबर सी यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, मतलब हम उच्च माध्यमिक स्तर में हम इंटीग्रेशन करना, डिफरेंशिएशन करना और ये बीजगणित, ये सभी चीज हम सीख लेते हैं उच्च माध्यमिक स्तर में। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बोला है माध्यमिक स्तर के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहे दोस्तों आपके टोटल 18 क्वेश्चन। ये आपके सी टेट में तो काफ़ी रिपीट हुए हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं सीजी टेट में और शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमने टीचर भर्ती का मैथ्स का क्लास जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दिया गया है। जिन सभी वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर मैथ्स का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स का न्यूमेरिकल भी और मैथ्स का पेडागोजी भी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही दूसरों को भी शेयर करते रहिए। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।